अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है और जो चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है बच्चे, इससे प्रीवियस लेक्चर में जब हमने हमारा मोशन एंड फोर्स का टॉपिक पढ़ा था, काइनेमेटिक्स का पार्ट पढ़ा था, वहां हमने हमारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे बहुत डिटेल से। इस चैप्टर में भी हमने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, लेकिन एंगुलर डोमेन के लिए, एंगुलर मोशन के लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या लीनियर वेलोसिटी से कोई ताल्लुक होता है, किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, क्या हमेशा हर पार्टिकल के लिए एक जितनी होती है या अलग अलग होती है, और इससे रिलेटेड जितनी तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हमने इन चैप्टर में पढ़ने। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है और पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। देन ऑनवर्ड्स एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा और बाकी के टॉपिक्स भी आते जाएंगे। ठीक है, हेडिंग लगा लो अपने पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। कोशिश करना कि लेक्चर को एक गो में पूरा करो, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। जहां आपको कहा जाए कि वीडियो पॉज करके सवाल को खुद से लगाओ, सवाल को खुद से सॉल्व करो, तो वहां आपने यही काम करना है। अगर आप किसी वजह से नोट्स नहीं बना पाते तो मैंने इस लेक्चर के नोट्स बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन फिर भी रिकमेंडेड यही है कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ। ठीक है, चलो बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरा बेटा, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये समझ के चलेंगे कि दोनों एक ही चीज़ है। इस लेक्चर के आखिर तक आपको दोनों का डिफरेंस खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल सर्कुलर मोशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं बच्चे? जब कोई बॉडी हमारे पास इस तरह दायरे में घूमती है, गोल गोल घूमती है दायरे में, तो हम कहते हैं बॉडी ये जो चक्कर काट रही है इसको हम क्या कहेंगे? बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। सर्कुलर मोशन क्या है? जब भी बॉडी दायरे में घूमेगी हम कहेंगे बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। बॉडी रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे यूनिवर्स में ऐसे मोशन होते हुए देखे हैं जो कि सर्कुलर मोशन में आते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सीडी को रोटेट करते देखा है, डीवीडी को रोटेट करते देखा है, जो आपकी छत पे पंखा लगा होता है उसे घूमते देखा है, अर्थ रोटेट करता है सन के इर्द गिर्द। सही है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आपने रोटेट करते हुए देखा है। अब हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें समझने के लिए आता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है या एंगुलर क्वांटिटीज क्या क्या है। चलो समझते हैं। मान लो बेटे ये हमारा सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल तो समझते हैं ना, सेंटर से लेके एंड तक का फासला जो है वो हर जगह पे कैसा होता है? सेम होता है। यानी कि अगर ये फासला आर के बराबर है रेडियस, तो यहाँ से यहाँ भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। सर्कल ऐसी शेप है जिसमें सेंटर से किनारे तक का फासला हमेशा कैसा है? सेम होता है। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं कि मेरा बेटा ये मेरे पास सर्कल का सेंटर है और एक कोई बॉडी है वो यहाँ पे मौजूद है एट पॉइंट ए एट टाइम टी इक्वल 0, यानी कि अभी बॉडी यहाँ पे मौजूद है। अब मैंने क्या करा? मैंने बॉडी को रोटेट कराना शुरू किया। बॉडी किस में घूम रही है? सर्कुलर मोशन में बॉडी रोटेट कर रही है। और बॉडी रोटेट करती हुई मान लो यहाँ किसी पॉइंट पे आ गई, इस जगह पे किसी पॉइंट पे आ गई और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट बी, और बॉडी ने यहाँ तक आने में कुछ टाइम लिया और मैंने कहा टाइम t2 इक्वल्स t सेकेंड में बॉडी ए से कहाँ आ गई? बी पे आ गई। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है। बॉडी कर क्या रही है? बॉडी एक दायरे में मूव कर रही है। पहले कहाँ पे थी? ए पे थी। जब मैंने नोट किया स्टार्टिंग के टाइम पे टाइम t1 इक्वल 0 पे यहाँ पे थी। फिर बॉडी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह घड़ी नहीं चलती। भाई हमारी घड़ी कैसे चलती है? ये 12 पे सुई होती है, फिर 1 पे आती है, 2 पे आती है, 3 पे आती है। तो आप जहन में रखना, जब भी इस तरह का मोशन होगा इसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज मोशन। ऐसा मोशन होगा उल्टा, भाई
घड़ी 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 12 ऐसे तो नहीं जाती, तो ये वाला मोशन कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज, या इसको हम कहेंगे काउंटर क्लॉकवाइज मोशन। ठीक है, तो मेरे पास जो बॉडी थी वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हुई ए पॉइंट से कहाँ आ गई, बी पे आ गई। अब आप नोट करो, जब आपके पास बॉडी ए से बी पे आई तो क्या सेंटर में यहाँ पे कुछ एंगल सबटेंड हुआ? बिल्कुल हुआ, इसे मैंने नाम दे दिया थीटा का। सिमिलरली एट द सेम टाइम क्या मैं कह सकता हूं बॉडी ने सर्कल की बाउंड्री पे भी कुछ फासला कवर किया, जिसको मैं ये ग्रीन लाइन से शो कर रहा हूं, हाँ या ना? बॉडी ने सर्कल की बाउंड्री पे फासला कवर किया, ये कहलाता है आर्क लेंथ। क्या कहलाता है बच्चे? आर्क लेंथ, रिप्रेजेंटेड बाय एस। फिर सुनो, गौर से सुनो, सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी चक्कर काटे, जब कोई बॉडी किसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमे, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, गोल घूमे, उसे हम कहते हैं बॉडी क्या कर रही है? एंगुलर मोशन कर रही है, बॉडी रोटेट कर रही है इन अ सर्कल। मैंने कहा बॉडी एट टाइम t1 = 0 किसी पॉइंट ए पे थी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हुई कुछ टाइम t सेकेंड में कहां पे आ गई? पॉइंट बी पर आ गई। अब जब ए से बी पर आ गई तो इसने सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड किया, उसे हमने थीटा कह दिया। साथ साथ इसने सर्कमफेरेंस पे, सर्कल की बाउंड्री पे कुछ फासला कवर किया, जिसे आर्क लेंथ कह दिया। सर सर्कल की बाउंड्री कौन सी होती है? बेटे जो रेड कलर से डॉटेड लाइन बनाई हुई है ये सर्कल की बाउंड्री है, जिसको आप सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं। ये क्या कहलाता है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और ये पूरा सर्कमफेरेंस 2πr के बराबर होता है। ठीक है, ये जो मेरा बेटा थीटा है ना, इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या कहलाता है? थीटा है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेफिनेशन की टर्म में कैसे डिफाइन करोगे? क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? आसान जबान में, जब बॉडी सर्कल में मूव करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा उसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसी डेफिनेशन को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड का मतलब क्या होता है बच्चे? बनना। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क along which body moves is termed as angular displacement। चेक करो, यही नजर आ रहा है आपको वहां पे, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ग्रीक लेटर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। चेक करो, एंगल सबटेंडेड, जो एंगल बन रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। कौन सा आर्क है भाई? ये जो ग्रीन कलर से शो किया हुआ है ये आर्क है। बाय एन आर्क अलोंग विच द बॉडी मूव, बॉडी इसी आर्क के अलोंग मूव करती हुई आई थी, इज टर्म्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसी को देखते हुए चलो, और इसी के अंदर एक और चीज हम समझते हैं। मान लो वंस अगेन अगर मैं आपको एक सर्कल ड्रॉ करके दिखाऊंगा, लेट्स से मिसाल के तौर पे ये मान लीजिए मेरा बेटा हमारे पास वापस से एक अदर सर्कल आ गया। ठीक है, ये इसका सेंटर है। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास कहानी क्या है कि हमारे पास जो बॉडी है वो वापस यहाँ पे मौजूद है, पॉइंट ए पे मौजूद है, स्टार्टिंग के अंदर एट टाइम t1 = 0। ठीक है, यहाँ पे मौजूद है। कुछ टाइम बाद बॉडी मूव करती हुई आ गई बी पे, आपने इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नोट कर ली। टाइम t2 = मान लेते हैं 2 सेकेंड। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, 2 सेकेंड बाद बॉडी आ गई किसी पॉइंट बी पे, आपने क्या नोट करा? इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और आर्क लेंथ, दोनों चीजें नोट कर ली। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये रही, इसे आपने θ1 कह दिया, और जो आर्क लेंथ थी वो ये वाली है। ये मैं रेड कलर वाले पे नहीं बना रहा ताकि वो गंदगी ना हो, आपको अलग से समझ में आ जाए। ये आर्क लेंथ है ए से बी तक आने में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगली बार एक और बॉडी थी, 2 बॉडी थी पॉइंट ए पे, एक बॉडी बी पे आ गई ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए। सर बार बार एंटी क्लॉकवाइज क्यों ले जा रहे हैं? कोई मसला नहीं है, आप क्लॉकवाइज भी ले जा सकते हो। अभी आपको आगे चल के फर्क समझ में आ जाएगा। बस एक एंगल पॉजिटिव लिया जाता है और एक एंगल नेगेटिव लिया जाता है। 2 बॉडीज थी ये पॉइंट पे, एक बॉडी ए से बी पे आ गई, आपने नोट कर लिया θ1 S1। दूसरी बॉडी ए से मूव करते हुए मान लीजिए यहाँ कहीं पे आ गई, और ये है मेरा बेटा पॉइंट सी मिसाल के तौर पे। ये वाली बॉडी जो सी पे आई है वो भी कहाँ से आई है? ए से आई है सी पे। अब इसके लिए भी आपने क्या किया?
इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर किया, यानी कि ये बन गया इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसके लिए मैं आर्क लेंथ मेजर करूंगा तो जनाबे वाला ये इसके लिए बनेगी इसकी आर्क लेंथ, ऐसे ही बनेगी आर्क लेंथ। ये होगी बच्चे हमारे पास इसकी आर्क लेंथ, इसको मैंने कह दिया S2। क्या आपको ये नजर आ रहा है कि पहली बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम है, छोटा एंगल बना रहा है, दूसरी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, बड़ा एंगल बना रहा है। सिमिलरली पहली बॉडी का आर्क लेंथ कम है, दूसरी बॉडी का आर्क लेंथ क्या है, ज्यादा है। यहां से हमें एक बात समझ में आती है, क्या? S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितनी बड़ी आर्क लेंथ होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सर्कल की बाउंड्री पे चलेंगे थीटा उतना ज्यादा कवर होगा। समझ आ गई? अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी यहां से हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा और इक्वल टू आएगा। S विल बी इक्वल टू R टाइम्स ऑफ थीटा। ये इक्वेशन हमने इतनी बार इस्तेमाल करनी है इस चैप्टर में जिसकी हद कोई नहीं है। S से क्या मुराद है? आर्क लेंथ। जब कोई बॉडी एंगुलर डोमेन में मूव कर रही है तो आर्क के अलोंग कितना फासला कवर कर रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय S, आर्क लेंथ। R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर। ये जो S है इसका यूनिट मेरा बेटा वही अपना नॉर्मल वाला होता है, मीटर। लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। R क्या है? R का यूनिट भी हमारे पास क्या होता है? मीटर होता है। रेडियस है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये थीटा क्या चीज है? थीटा हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या आप कह सकते हो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम लोग थीटा को नॉर्मली किस एंगल से शो करते किस यूनिट से शो करते हैं, या हम जो थीटा होता है वो उसे मेजर किस तरह से करते हैं? चलो देखते हैं जरा। देखो भैया, देखो मेरा बच्चा, हम लोग थीटा को मेजर किस में करते हैं? थीटा है क्या? बचपन से आज तक आप मेजर करते ही आ रहे हो। थीटा क्या चीज है? एंगल है भाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या? सेंटर पे बनने वाला एंगल। जब कोई बॉडी कहाँ घूम रही है मेरे बच्चे? दायरे में घूम रही है। समझ में आने वाली बात है, सेंटर पे बनने वाला एंगल है ये। बचपन से आज तक आपने ज्योमेट्री पढ़ी है। एंगल को किस में मेजर किया करते थे? डिग्री में। भाई सुना है ना, 10 डिग्री एंगल, 15 डिग्री एंगल, 25 डिग्री, 90 डिग्री, द फेमस राइट एंगल, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो एंगल को आप किस में मेजर करते थे? डिग्री में मेजर करते थे, ऐसे ही है। तो एंगल को मेजर करने के जहन में रखिएगा, हमारे पास यहाँ पे 3 यूनिट्स होते हैं। डिग्री होता है, इसी तरह एक होता है रेवोल्यूशन, एक होता है मेरा बेटा हमारे पास रेडियन। 3 एंगल है। इसमें से ये जो आखिरी वाला एंगल है ये मेरा बेटा या आखिरी वाला जो यूनिट है ये हमारे पास इसका SI यूनिट होता है। अभी बारी बारी डिटेल से तीनों को समझते हैं। फिलहाल जितना पढ़ लिया उसको जल्दी से फिंगर टिप्स पे ले आओ। सर्कुलर या रोटेशनल मोशन क्या है? जब कोई बॉडी दायरे में घूमे। क्या सर्कुलर रोटेशनल मोशन एक ही चीज है? नहीं, डिफरेंस है। अभी आगे चल के हमने डिफरेंस क्रिएट करना है। फिलहाल के लिए जब कोई बॉडी दायरे में घूमे हम कहेंगे बॉडी क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है। एंगुलर मोशन भी कह सकते हो आप, आपके कोर्स की हद तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब बॉडी दायरे में घूम रही है एक पॉइंट से, जैसे ही बॉडी अलोंग द आर्क कर्व मूव करते हुए दूसरे पॉइंट पे आई तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ उसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क अलोंग विच द बॉडी मूव्स, क्या कहला रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, फिर हमने देखा जितना ज्यादा बॉडी आर्क लेंथ कवर करेगी उतना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, या जितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी की आर्क लेंथ उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हमने कहा S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, S इक्वल्स R थीटा। S आर्क लेंथ है, यूनिट मीटर है। R रेडियस है, उसकी भी यूनिट मीटर है। अब हम आते हैं थीटा के ऊपर। थीटा क्या है? एंगल। एंगल को आप बचपन से मेजर करते आ रहे हो डिग्री में या रेवोल्यूशन में, एक चक्कर। अब ये रेडियन एक नया कॉन्सेप्ट आया है, समझते हैं जरा। देखो मान लो मेरा बेटा ये मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अदद सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है एंड लेट्स से ये सेंटर है और बॉडी मौजूद है किसी एक पॉइंट A के ऊपर। ठीक है मेरा बेटा, अब गौर से सुनना। बॉडी A पॉइंट से चलना शुरू हुई और पूरा सर्कल मुकम्मल करके मेरे बच्चे वापस कहाँ आ गई? पॉइंट A पे।
बॉडी ने अपना सफर शुरू कहां से किया, ए से, और पूरा दायरा मुकम्मल करके वापस कहां पे आ गई, ए पे आ गई। गोया ऐसे एक साइकिल पूरा हो गया, हाँ या ना। एक मुकम्मल सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो हमें पता है कितना होता है, 360 डिग्री। सर हमें कैसे पता, क्योंकि बचपन में हमने हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है। देखो भैया ये क्वाड्रेंट सिस्टम याद है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, फिर यहाँ पे गए तो 90 डिग्री, फिर यहाँ पे आए तो 180 डिग्री, फिर यहाँ पे आए तो 270 डिग्री, फिर यहाँ पे वापस आए तो 360 डिग्री। बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि जैसे ही आप एक सर्कल पूरा करोगे एंगल कितना सबटेंड होगा, 360 डिग्री का एंगल सबटेंड होगा एट द सेंटर। तो वही बात मैं बता रहा हूं कि बॉडी चलना कहां से शुरू हुई, ए से, और ऐसे जनाबे वाला चलती हुई गई, चलती चलती मूव करती करती आपकी बॉडी वापस किस पॉइंट पे आ गई, ए पर आ गई। एक चक्कर, एक साइकिल, एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन मुकम्मल कर लिया। ठीक है, अगर हम इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं S इक्वल आर टाइम्स ऑफ थीटा, गौर से सुनना, S इक्वल आर टाइम्स ऑफ थीटा। जब बॉडी ने एक चक्कर मुकम्मल किया तो क्या मैं कह सकता हूं बॉडी का जो आर्क लेंथ है ये पूरा सरकमफेरेंस के बराबर हुआ, हाँ या ना। अरे भैया जब बॉडी यहां से ऐसे मूव करती हुई रेड लाइन के अलोंग यहां पे आई तो गोया बॉडी ने सर्कल की बाउंड्री को पूरा कवर किया, सरकमफेरेंस को पूरा कवर किया, यानी कि बॉडी का जो S है वो किसके बराबर आएगा, 2 पाई आर के बराबर। 2 पाई आर क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर है ना, सर्कल की पूरी बाउंड्री का मेजरमेंट क्या होता है, सरकमफेरेंस। ये आ गया आर, और थीटा की जगह पे क्या आ गया, 360 डिग्री। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल। यह आता है मेरा बेटा हमारे पास 2 पाई इक्वल्स 360 डिग्री। यहाँ पे ये जो 2 पाई है इसको मेरा बेटा हम कह रहे होते हैं रेडियंस। क्या कहते हैं, रेडियंस। 2 पाई रेडियंस कितने डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। रेडियन है क्या, ऐसा यूनिट है एंगल को मेजर करने का। अभी 1 रेडियन का कॉन्सेप्ट भी डिफाइन करते हैं। फिलहाल ये समझ लो कि कितना डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। अच्छा रेडियन जो ऐसा यूनिट है ये ना तो बेस यूनिट है ना ड्राइव यूनिट है, जहन में रखिएगा ये मेरा बेटा है सप्लीमेंट्री यूनिट। जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था वहां भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि 3 तरह के यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम में। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिन्हें आप बेस यूनिट्स कहते हो, बाकी के सारे ड्राइव यूनिट्स हैं सिवाय 2 यूनिट्स के, वो सप्लीमेंट्री हैं। एक रेडियन और एक एसटी रेडियन। रेडियन ये वाला 2D एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल। 2 डायमेंशनल मतलब बोर्ड पे बात हो रही है ना, 3 डायमेंशन का तो कॉन्सेप्ट नहीं आया अभी, प्लेन पे बात हो रही है। 2 डायमेंशनल एंगल क्या होता है, रेडियन एंगल वो ये वाला होता है, ये वाला जो आप पढ़ते आ रहे हो अभी यहाँ पे। ठीक है, एसटी रेडियन वो 3 डायमेंशनल एंगल होता है। ठीक है, वो हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में, आप देख सकते हो जाके, पूरी तफसील से बताया हुआ मैंने। तो ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, अभी मजीद इसके बारे में क्या क्या बातें। तो 2 पाई रेडियन कितना है, 360 डिग्री के बराबर आ गया। अगर मुझे यहां से पाई रेडियन की वैल्यू निकालनी है किसकी वैल्यू निकालनी है, पाई रेडियन, तो पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सर ये 180 कैसे आया, बेटे 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। अगर मेरे बेटे मुझे 1 रेडियन के बारे में बात करनी है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, तो मैं दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दूंगा। देखो ना भैया, देखो यहां पाई रेडियन है किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। अगर मैं दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दूं तो यहां पे पाई बटा पाई 1 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा भैया, 180 अपॉन पाई हो जाएगा। पाई का वैल्यू पता है 3.142 होता है या 22/7 होता है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 57.3 डिग्री। कई दफ़ा का माजी में पूछा गया MCQ एज इट इज़। 1 रेडियन में कितना डिग्री है, 57.3 डिग्री है। 1 रेडियन में 57.3 डिग्री है। गुड हो गया। अच्छा, सिमिलरली अगर 1 डिग्री में कितना रेडियन है वो मालूम करना है। आपको पता है 180 डिग्री में आपके पास पाई रेडियंस होते हैं। 180 डिग्री में पाई रेडियन है। 1 डिग्री निकालना है, 180 को यहाँ और यहाँ डिवाइड कर देंगे, 180 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस। पाई आपको पता है कितना होता है, 3.142 या 22 डिवाइडेड बाय 7। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.01745 रेडियंस।
निकालना आपको सीखना है कि ये आपने निकाला कैसे, ताकि रट्टा ना मारना पड़े। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से फिर समझते हैं। देखो भैया, जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है, ये मोशन क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन। बॉडी ए से चलना शुरू हुई और मूव करती हुई वापस कहां पे आ गई? ए पे आ गई। एक चक्कर मुकम्मल हो गया, एक रेवोल्यूशन मुकम्मल हो गया, तो सेंटर पे एंगल कितना बनेगा डिग्री में? 360 डिग्री। समझ आता है? आपने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, इसको यहां लिखा, S = r थीटा फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। S की जगह पे क्या आएगा? 2πr, क्योंकि बॉडी ने पूरा सर्कमफेरेंस के बराबर ट्रेवल किया। R एज इट इज आ गया, थीटा की जगह पे क्या आया? 360 डिग्री। R से R मर गया, 2π = 360 डिग्री। ये जो 2π है ये रेडियन है, ये रेडियन एंगल कहलाता है, 2 डायमेंशनल एंगल है। हम ज़ाहिर 3D में तो बात ही नहीं कर रहे ना, प्लेन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा एंगल है? 2 डायमेंशनल एंगल है। ठीक है, तो आपने कहा 2π रेडियन 360 डिग्री है। अगर मुझे पाई रेडियन निकालना है तो 2 को वहां बेच के डिवाइड कर दूंगा। 360/2 कितना होता है? 180। तो पाई रेडियन हो गया कितना? 180 डिग्री। अच्छा, फिर आपने बोला अगर मुझे एक रेडियन में कितना डिग्री होता है मालूम करना है, तो भाई एक रेडियन का निकालने के लिए पाई को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो 180/पाई कितना हो गया? 57.3 डिग्री। अब सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर मुझे एक डिग्री में कितना रेडियन होता है मालूम करना है, तो 180 को यहाँ और यहाँ डिवाइड कर दूंगा, दोनों तरफ 180 से डिवाइड करूंगा, तो 180 से 180 मर जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। पाई/180 रेडियन, पाई होता है 3.142, 180 से डिवाइड करा, क्या बन गया? 0.01745 रेडियन। तो ये जो आपका रेडियन था ये SI यूनिट है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अच्छा, ये जो रेडियन एंगल है, एक और चीज ये जहन में रखेंगे, ये जो रेडियन एंगल है ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है। वजह आपको अभी नजर आएगी। S = R टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा = S/R। S आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ की यूनिट मीटर। R रेडियस है, रेडियस की यूनिट SI यूनिट मीटर। तो मीटर से मीटर चला गया, तो जब कोई आगे चीज बची नहीं है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो जहन में रखिएगा, रेडियन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशन है दैट इज m⁻0, l⁻0 एंड t⁻0। समझ में आने वाली बात है, सारी बातें क्लियर होती हैं। अब डिग्री और रेवोल्यूशन का इस सब से क्या ताल्लुक है? इतना ऐसा कॉपी कर लो मेरे बच्चे जल्दी से। अच्छा, अभी कन्वर्जन भी सीखते हैं, सब सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखो भैया, देखो मेरा बच्चा, आप डिग्री को डिफाइन कैसे करोगे कि एक डिग्री क्या है? अब एक डिग्री को आपको मैं डिफाइन करने लगा हूं। देखो, आपको यह बात पता है, एक पूरे सर्कल का जब आप चक्कर लगाते हो, एक पूरा दायरा मुकम्मल करते हो, तो सेंटर पे एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। तो डिग्री को डिफाइन करने के लिए लोग डिफाइन इस तरह से करते हैं कि भाई अगर आपका ये जो सर्कल है, इस सर्कल के आप 360 पार्ट्स कर दो। यानी कि मान लो ये एक सर्कल है, इसका आपने इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स कर दिए। इस तरह से कितने पार्ट्स करें? 360 पार्ट करें, 360 पार्ट, 360 पार्ट्स करें। तो कहता है भाई ये जो एक पार्ट है, इस एक पार्ट का जो एंगल होगा ये कहलाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री एंगल कैसे डिफाइन करेंगे? अगर एक पूरा सर्कल है, इसके 360 इक्वल पीसेस कर दिए जाएं, तो एक पीस, एक पार्ट का जो एंगल है वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। यानी कि 1/360 पार्ट ऑफ द टोटल सर्कल, उसको आप क्या कहते हो? 1 डिग्री कहते हो। अच्छा, आपको यह बात भी पता है कि आपके पास एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन, एक चक्कर में टोटल कितना होता है बच्चे? 360 डिग्री होता है। एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री, 2 में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपसे पूछा जाए एक डिग्री में कितना रेवोल्यूशन है, एक डिग्री में कितना रेवोल्यूशन है, तो कैसे निकालोगे? एक डिग्री में भाई 360 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। ये मैं किस तरह करता हूँ समझ भी लो आप लोग। देखो, अगर मैं 360 को दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा 1/360 रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 360। ये डिग्री में आ गया।
डिग्री है ना, ये और चला गया। तो क्या पता चला कि भाई 1 डिग्री में 1 डिवाइडेड बाय 360 रेवोल्यूशन होता है। यही बात तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर आप एक पूरे सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स करो तो एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री 1/360 ऑफ द कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री का डेफिनेशन। ये सब लिखते जाना है आपने, नोट्स बनाने हैं। अब आते हैं रेवोल्यूशन की तरफ। एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक मुकम्मल चक्कर, एक मुकम्मल चक्कर, एक पूरा चक्कर, एक रोटेशन, एक रेवोल्यूशन, एक साइकिल। जब कभी भी आप 1 रेवोल्यूशन की बात करोगे तो बच्चे एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है, और अभी हम पढ़ के आए 2 पाई रेडियन होता है। तो अभी आपने देखा एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री है, और यहां से देख लो एक रेवोल्यूशन में मेरा बेटा आपके पास 2 पाई रेडियन है। तो अगर मुझे 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है कि भाई 1 रेडियन में कितना रेवोल्यूशन है, देखो रेवोल्यूशन से रेडियन में जाने के लिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन से रेवोल्यूशन में आने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 पाई रेवोल्यूशन। 1 रेडियन में इतना रेवोल्यूशन, भाई 1 रेवोल्यूशन में इतना रेडियन था, 1 रेडियन में कितना रेवोल्यूशन है वो निकालने के लिए काम कर रहा है, तो 1/2 पाई। आप सॉल्व भी कर सकते हो, पाई का वैल्यू पता है 3.1422 पता है, सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा 0.159। 1 रेडियन में 0.159 रेवोल्यूशन के बराबर होता हैगा। समझ आ गई बात की? सेट है। रेडियन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब अगर हम यहां पे एक रेडियन का कॉन्सेप्ट डिफाइन करने के लिए जाएंगे तो वो भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखो गौर से, जैसे मैंने 1 डिग्री डिफाइन किया ना, 1 डिग्री क्या होता है? अगर आप पूरे सर्कल के कितने टुकड़े कर दो, 360 पार्ट्स कर दो, तो एक पार्ट का जो एंगल है वो कहलाता है मेरा बेटा 1 डिग्री। अब 1 रेडियन को डिफाइन कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। ये मान लीजिए हमारे पास वापस सर्कल आ गया, ये मेरा बेटा सर्कल का सेंटर है, बॉडी आपके पास यहां पे मौजूद है पॉइंट ए पे। ठीक है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो भी आपने मान लिया कितना है? आर के बराबर है। ठीक है, गौर से देखना, अच्छे से समझना। 1 रेडियन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। 1 डिग्री बता दिया, 360 पार्ट, एक पार्ट 1 डिग्री है, 1 रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर। 1 रेडियन क्या है अब वो समझो। मान लो बॉडी को आपने मूव किया और बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए यहां आ गई, बी पॉइंट पे आ गई। बॉडी ने ऐसे कुछ आर्क लेंथ कवर करी, बॉडी ने कुछ, ये जाहिर है इस ब्लू लाइन के ऊपर ही होगा, लेकिन समझाने के लिए ऐसे दिखाया। बॉडी ने कुछ आर्क लेंथ कवर करी और यहां पे कुछ थीटा बन गया। जो बॉडी ने आर्क लेंथ कवर करी वो रेडियस के बराबर करी है। क्या मतलब? मान लो भाई इस सर्कल का रेडियस है 2 मीटर, सर्कल का रेडियस कितना है? 2 मीटर। तो बॉडी ए से बी पे कब तक गई? जब तक कि आर्क लेंथ 2 मीटर ना हो जाए। अरे भैया सर्कल का रेडियस कितना है माना हुआ? 2 मीटर। तो बॉडी ए से बी पे, ए से तब तक चलती रही आर्क पे जब तक कि आर्क लेंथ 2 मीटर कवर ना हो गई। अगर सर्कल का रेडियस 7 मीटर था तो बॉडी ए से बी पे जाने के लिए आर्क लेंथ तब तक कवर करती रही जब तक के डिस्टेंस 7 मीटर ना हो जाए। यानी कि जितना आर है, जितना रेडियस है, उतना ही आर्क लेंथ बॉडी ने कवर किया, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या कहला रहा होगा? 1 रेडियन, 1 रेडियन कहलाएगा। इसको आप मजीद कैसे डिफाइन कर सकते हो? मजीद ऐसे डिफाइन कर सकते हो, S = R टाइम्स ऑफ थीटा। आपने मान लिया कि बॉडी ने आर्क लेंथ कवर करा इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यहां लाके पुट कर देंगे, R विल बी इक्वल टू R टाइम्स ऑफ थीटा। R से R मर गया, थीटा कितना आ रहा है? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 रेडियन इतना एंगल है कि बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए और आर्क लेंथ जो कवर करे वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो, तो हम कहेंगे जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हुआ है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है? 1 रेडियन के बराबर है। समझ आती है बात की? क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या चीज नोट करी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब कोई बॉडी दायरे में मूव करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा उसे अपन लोग क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको मेजर करने के 3 यूनिट्स पड़े, डिग्री, रेवोल्यूशन, रेडियन। इसमें से SI वाला रेडियन है, जो कि ना बेस है ना ड्राइव है, सप्लीमेंट्री है, डायमेंशनलेस है, क्योंकि रेशियो है बिटवीन 2 सिमिलर क्वांटिटीज। रेडियन से डिग्री में कैसे जाएंगे? बता दिया, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, सेट हो गया। फिर
दूसरा भी बता दिया डिग्री से रेडियन में कैसे आएंगे। एक रेवोल्यूशन मतलब एक पूरा चक्कर, एक रेडियन मतलब आर्क लेंथ इतनी कवर करी जितना रेडियस है, तो 1 रेडियन एंगल सबटेंड हुआ। एक डिग्री मतलब पूरे सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स बनाए, तो एक पार्ट का जो एंगल सेंटर पे बन रहा है वो कितना होगा, 1 डिग्री। चलो कॉपी कर लो, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताता हूं। अब देखो मेरा बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहां से बनता है वो ये है कि आपने ये सीखना है कि हम डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं। मान लो आपको कहा जा रहा है 90 डिग्री का एंगल है, इसे आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेडियंस के अंदर। सिमिलरली 180 डिग्री है, इसे आपने कन्वर्ट करना है बच्चे किसके अंदर, रेडियंस के अंदर। या 180 डिग्री छोड़ दो, 45 डिग्री ले लो, 180 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह मान लो आपके पास एक एंगल है π/6 रेडियंस, इसे कन्वर्ट करना है भाई साहब किसमें, हमने डिग्री के अंदर। एक है मान लो आपके पास π/4 रेडियंस, इसे आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर जनाबे वाला, डिग्री के अंदर, ठीक है। ये आपके पास 4 सवाल दिए हुए। अब देखो भैया हमें क्या बात पता है, हमें ये बात पता है कि हमारे पास पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, ऐसे। तो अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री का रिलेशन निकालूँ तो 1 डिग्री में क्या आता है, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन आता है। तो बच्चे इससे हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, क्या चीज़ समझ में आ रही है कि अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप क्या करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही है ना भैया। देखो मान लो अगर आपके पास लिखा हुआ है, गौर से सुनना, लिखा हुआ है y डिग्री, आपने डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो आप π/180 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो y मल्टीप्लाई बाय π/180 ऐसे करोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आने वाली बात है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने रेडियन से डिग्री में आना है तो आप इसी से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। देखो समझो, अगर आपके पास लिखा हुआ है y रेडियन और आपने आना किस में है, डिग्री में आना है, तो आप क्या करोगे, y डिवाइडेड बाय इसी से डिवाइड कर दोगे π/180। अब देखो जरा, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ये ऊपर आएगा, पलट जाएगा, तो क्या बनेगा, y मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये किस में आ गया, डिग्री में। यानी कि बच्चे आपने अपने पास नोट्स बनाते हुए क्या लिखना है, ये मैं आपको बैकग्राउंड पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं ताकि आपको याद ना करना पड़े। देखो आहिस्ता आहिस्ता, हमें ये बात पता है हमें स्टार्ट में कहां से पता है, हमें ये बात पता है कि भाई 2 पाई रेडियन में हमारे पास कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है, पता है हमें ये बात। तो अगर 2 को वहां भेज दूंगा, पाई रेडियन में कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ, पता है हमें ये बात। A1 हो गया। अच्छा, अब अगर मुझे 1 डिग्री निकालना है कि 1 डिग्री में कितना रेडियन है, 180 को दोनों तरफ डिवाइड किया, 1 डिग्री में इतना रेडियन आ गया। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय π/180 करेंगे। तो मैंने कहा भाई अगर y डिग्री है, मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, y कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करेंगे किससे, π/180 से। अगर y रेडियन है और उसे डिग्री में लेके जाना है तो इसी से क्या करेंगे, डिवाइड, तो y डिवाइडेड बाय π/180 डिवाइड कर देंगे। समझ आती है, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जब डिवाइड कर रहे हैं मेरा बच्चा, तो ये π/180 है, जब इसको पलटेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन, भाई अभी डिवीजन है, पलटेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो गया 180 बाय पाई। तो सीखा क्या आपने, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन से डिग्री में आने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गई। अब इसको आपने याद कैसे रखना है मैं आपको ये भी समझा देता हूं, देखो समझो। देखो मेरा बेटा, ये आ गया इधर, आपने क्या करना है, 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। आपको ये बात अभी पता है कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। सर हम याद कैसे रखेंगे कब π/180 है या कब 180 बाय पाई, सिंपल। देखो आपने इस डिग्री को कैंसिल करना है ना भाई, अगर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है डिग्री तो नहीं बचेगा, वो तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब डिग्री से रेडियन में जा रहे हो तो आपके पास 180 डिग्री आएगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा तभी तो ये कैंसिल होगा। अगर न्यूमिनेटर में आएगा तो डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं आपको, ठीक है। अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो डेफिनेटली डिग्री को तो आप खत्म करोगे तभी तो रेडियन बचेगा। तो क्या होगा, 90
मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। समझ आ गई बात की। तो यहाँ से क्या हुआ बेटे, डिग्री खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 चला गया, 9 1 जा और 9 2 जा, यानी कि क्या आया आपके पास, पाई बाय 2 रेडियंस कन्वर्ट हो गया ये। सिमिलरली मेरे बच्चे अब यहाँ देखो, मुझे क्या करना है, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है 45 डिग्री को। तरीका क्या है, पाई बाय 180 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। कर दो भाई साहब, ये रहा पाई बाय 180। सॉल्व करेंगे, 9 5 जा होता है 45, 9 2 जा होता है 18, 0 आ गया एज इट इज, 5 1 जा और 5 4 जा, यानी कि मेरा बेटा जो मेरा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पाई बाय 4 रेडियन। समझ आ गई बात की। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं वो भी आपने करने हैं। 180 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेडियन में, इसका आंसर पाई रेडियंस आ जाएगा। 270 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है पाई बाय 180 से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर मेरे लिहाज से 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। सिमिलरली आपने क्या करना है, एक और कुछ क्वेश्चन ले लो आप, 135 डिग्री, ठीक है, इसके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देने, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, पाई बाय 180 से। जहन में रखना ये ट्रिक जो मैंने बताई है, क्या भाई, डिग्री ऊपर आ रहा है ना, 180 नीचे आ रहा है, 180 के ऊपर क्या डिग्री है ना भाई, पाई बाय 180 है या 180 बाय पाई है, पाई के ऊपर तो डिग्री है नहीं, तो डिग्री को डिग्री से कैंसिल करना है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 180 बाय पाई से करोगे तो वो डिग्री से डिग्री कभी मरेगा ही नहीं। समझ आ गई, ठीक है, ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, वरना एक्चुअल तो मैं बता चुका। अब आपने क्या करना है, अब आप आ रहे हो रेडियन से डिग्री में आ रहे हो, इसके अंदर भी आप इसी तरह से याद रख सकते हो। याद रखने के लिए अगर आपने इसको याद रखना है तो देखो क्या लिखा हुआ है आपके पास, पाई बाय 6 रेडियन, इससे किस में जाना है बच्चे, डिग्री में जाना है। क्या करेंगे, पाई को कैंसिल करना है, तो जनाबे वाला 180 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं तो ऐसे देख लो भाई, अगर याद नहीं रखना तो ऐसे देख लो, ये पता है पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक रेडियन अगर यहाँ से निकालूंगा तो क्या होगा, दोनों तरफ पाई से डिवाइड हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाय पाई। एक रेडियन में 180 बाय पाई है, दो में कितने होंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पाई बाय 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। एक रेडियन में इतनी डिग्री है तो पाई बाय 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा पाई बाय 6 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 बाय पाई मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 6। हो गया, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, 6 1 जा और 6 3 जा होता है 18, तो क्या आंसर आ रहा है, 30 डिग्री, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 30 डिग्री आ गया। अब इसको देख लो, पाई बाय 4 रेडियन मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे किससे, 180 बाय पाई से, पाई से पाई चला गया, 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है, 2 यहाँ आ गया, 4 5 जा हो गया 20, क्या बचा ये हमारे पास, 45 डिग्री बचा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, ये पहली चीज़ थी, ठीक है, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में जाने वाली चीज़। अब यहीं पे आपने क्या करना है, अपने पास जो आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है ना मेरा बेटा, वो हाथ के हाथ यहाँ पे कन्वर्ट करके ड्रॉ कर लेना, क्योंकि आगे जब हम डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, तो उसमें ये पाई के अंदर या रेडियन एंगल में सारा कॉन्सेप्ट दिया होगा, तो आप परेशान हो रहे होगे। देखो ये क्या होता है, 0 डिग्री, एक क्वाड्रेंट पूरा हुआ 90 डिग्री, एक और क्वाड्रेंट हो गया 180 डिग्री, यहाँ आए 270 डिग्री, फिर वापस यहाँ पे आए मेरा बच्चा, तो क्या हो गया 360 डिग्री। अब अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर दूं किस में, रेडियन में, तो भाई साहब देखो इसका इक्विवेलेंट 0 डिग्री का इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 रेडियन। कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 इज 0। 360 को जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 पाई रेडियंस, 0 रेडियंस हो गया। इसको कन्वर्ट करेंगे 90 डिग्री को, तो ये आएगा पाई बाय 2, करके देख लो, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, यानी कि ये जो लाइन है यहां तक अगर आप कहते हो ना 90 डिग्री एंगल है, तो आप ये भी कह सकते हो पाई बाय 2 रेडियन एंगल है, ठीक है। अच्छा, 180 डिग्री मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से, तो ये बन जाएगा पाई रेडियन। 270 डिग्री इसको मल्टीप्लाई करो पाई बाय 180 से, ये बन जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन। समझ आ गई बात की, ठीक है। ये तो हो गया वापस 2 पाई रेडियन, तो 0 से पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 और वापस क्या हो गया आपके पास 2 पाई। समझ आती है बच्चे, तो ये क्वाड्रेंट ज़हन में रखिएगा, अक्सर हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। चलो एक चीज़ यहाँ पे और समझ लो बच्चे, डिग्री रेडियन में कन्वर्जन के बाद जिस तरह हमारे पास हर यूनिट के सब यूनिट्स होते हैं। सर क्या मतलब, देखो बेटे जैसे आपको पता है कि आपके पास किलोग्राम मास का ऐसा यूनिट है,
परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेक्चर लंबा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी अगले में कर लेंगे, नो इश्यूज, लेकिन कॉन्सेप्ट सारे कवर करो जितने भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम है। इसी तरह अगर हम इसके छोटे यूनिट में जाते हैं तो वो ग्राम है, ठीक है, 1000 से डिवाइड करके। मजीद छोटे में जाते हैं तो वो क्या है, मिलीग्राम है। मजीद छोटे में जाते हैं तो वो क्या है, माइक्रोग्राम है। मजीद छोटे में जाएंगे तो वो क्या है, नैनोग्राम है। और आगे जाएंगे तो फेम्टो, एटो, ठीक है, पीको, फेम्टो, एटो सब आते हैं वहाँ पे। ये सारे हैं मास के यूनिट्स। इसी तरह से बिल्कुल जैसे मजीद अगर आपको एक मिसाल दें, जैसे आपके पास टाइम का यूनिट आर है, आर से छोटा कर देंगे तो मिनट है टाइम का यूनिट, और छोटा कर देंगे तो सेकंड है। तो है हमारे पास ये सारे के सारे टाइम के ही यूनिट, ध्यान में रखिएगा ये बात। अब देखो मेरा बेटा, इसी तरह से हमारे पास जो एंगल का यूनिट है ना, कॉमन यूनिट डिग्री, रेडियन की बात नहीं कर रहा है एसआई वाले, डिग्री की बात कर रहा हूं। तो डिग्री के अंदर भी छोटे और उसके सब यूनिट्स होते हैं। जैसे डिग्री मेरा बेटा आपका मेन यूनिट है, इसका छोटा यूनिट होता है मिनट्स, मिनट्स आपने बिल्कुल सही सुना। उससे छोटा यूनिट होता है हमारे पास सेकंड्स, ठीक है। डिग्री, मिनट, सेकंड, इसका घड़ी से ताल्लुक भी है। अभी उसके भी हम सवालात डिस्कस करेंगे जो माजी में पूछे गए हैं, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड के नाम से आते हैं, ठीक है। खैर, तो ध्यान में रखेंगे हम लोग कि हमारे पास 1 डिग्री में मेरे बेटे होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकेंड्स। यानी कि अगर 1 डिग्री से डायरेक्टली सेकंड में जाना है तो 60 मिनट है, और हर मिनट में मेरा बेटा हमारे पास कितने सेकंड है, 60 सेकंड है, ठीक है। हर डिग्री में मेरा बेटा हमारे पास 60 मिनट है, हर डिग्री में 60 मिनट है, और हर मिनट में हमारे पास कितने 60 सेकंड है। यानी कि 1 डिग्री में आपके पास 3600 सेकंड्स बन गए। अब इसका सवाल कैसे आता है, नेचर ऑफ लाइट के चैप्टर में भी आप पढ़ोगे, जब एक्सरे डायफ्रैक्शन वगैरह का एंगल पढ़ रहे होगे। क्वेश्चन इस तरह से आता है, मिसाल के तौर पे आपको कहा 5 डिग्री, गौर से सुनना, 5 डिग्री 30 मिनट्स एंड 1200 सेकेंड्स, इसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। देख रहे हो गौर से, 5 डिग्री 30 मिनट 1200 सेकेंड, इसे आपने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। क्लियर हो गया। अब ये सवाल है, ठीक है, ये चीज़ भी हमारे पास माजी में पूछी गई है। मैंने कहा इसको यहीं पे डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि बहरहाल जो डिग्री है वो किसका यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगल का यूनिट है, ठीक है भैया। कैसे करते हैं इसको आप देखो भैया, 5 डिग्री तो आ गया एज इट इज़, ये पहले डिग्री में इसे कुछ नहीं करना, ये किसके अंदर है, मिनट्स में। एक ऐसे जब लगा हुआ है तो ये मिनट है। 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है। कैसे, अभी पढ़ा था 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। डिग्री से मिनट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट से डिग्री में आने के लिए डिवाइड करेंगे, तो 30 डिवाइडेड बाय 60, ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में, मिनट से डिग्री में आ गया। प्लस ये क्या है, 1200 सेकेंड्स। 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स होते हैं, क्योंकि 60 मिनट है, हर मिनट में 60 सेकेंड है। तो 1200 को डिवाइड कर दिया किससे, 3600 से। भैया 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स थे, डिग्री से सेकंड में आने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से डिग्री में आने के लिए डिवाइड करेंगे, हो गया भाई। ये भी डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में। अब ऐड कर सकते हैं, तो जनाब क्या बनेगा, ये 5 प्लस ये हो गया 0.5, इसको भी कर लो भाई, 12/36, ये क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 का मतलब हो गया 0.33, ऐड करेंगे तो क्या आता है 5.833 डिग्री। पॉइंट समझ आ गया मेरा बेटा, 5.833 डिग्री हमारे पास आंसर आ रहा है। ये भी एक चीज़ सीख ली आपने, ठीक है। चलो कुछ और चीज़ें समझते हैं। ये सब का सब कॉन्सेप्ट अपने पास आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग में नोट करते चलना है, ठीक है मेरा बेटा। हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं हमारा सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, देखो ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास एक पॉइंट ए पर मौजूद है तो ऑब्जेक्ट के पास 2 तरीके हैं घूमने के। एक ऐसे घूम के आ सकता है ए पे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज या इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन भी कहते हैं। दूसरा ऐसे घूम के आ सकता है क्लॉकवाइज मैनर में, जैसे घड़ी चलती है, मान लो यहाँ घड़ी की जो नंबर होता है वो 3 है, 3 से 4, 5, 6, 7,
ऐसे घूम के आ सकता है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये कहलाती है सेंस ऑफ रोटेशन। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, इसको हम पॉजिटिव रोटेशन काउंट करते हैं, थीटा पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसको हम नेगेटिव काउंट करते हैं। ये बुजुर्गाने फिजिक्स ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। दूसरी अहम चीज, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, जब तक इसका वैल्यू छोटा होता है, छोटा वैल्यू होता है, तब तक आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक अदद वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे लेते हो। और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है, ठीक है। वेक्टर के पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड तो देख लिया ना, अभी रेडियन में निकाल रहे हैं, 2 रेडियन एंगल, 3 रेडियन, 4 रेडियन। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल से। राइट हैंड में क्या होता है? आप फिंगर्स को कर्ल करते हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। समझना जरा, मान लो बॉडी ए पे थी, ए से मूव करती हुई ऐसे आ गई मेरा बेटा किसके ऊपर? पॉइंट बी पे। यही चीज हमने एंगुलर वेलोसिटी में भी पढ़नी है। किसकी डायरेक्शन निकालना सिखा रहा हूं? थीटा की। किस तरह से निकलती है थीटा की डायरेक्शन? राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से, ठीक है मेरे बेटे। और राइट हैंड रूल में क्या है? ये आपने फिंगर्स रखा और अल्टीमेटली फिंगर्स को कर्ल कर दिया अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। थंब कहां आ रहा है? आउटवर्ड। थंब कहां आ रहा है? आउटवर्ड। तो इसका मतलब पॉजिटिव रोटेशन के लिए, पॉजिटिव रोटेशन के लिए थीटा कहां जा रहा है? आउट जा रहा है। अगर यही चीज इस तरह से होती, गौर से सुनना, यही चीज ऐसे होती, मान लो बॉडी ए पॉइंट पर है और बॉडी बी पॉइंट पे आती, इस तरह से मूव करती हुई। अब देखो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, आपने राइट हैंड लिया, फिंगर्स को कर्ल कर दिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। थीटा कहां जा रहा है? इनवर्ड। थीटा कहां जा रहा है? इनवर्ड। तो नेगेटिव रोटेशन के लिए या क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए थीटा कहां पे आता है मेरे बेटे? इनवर्ड आ रहा होता है। समझ आ गई बात की? सेंस ऑफ रोटेशन क्या है कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है या क्लॉकवाइज। थीटा अगर छोटा होगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी में काउंट होगा, बड़ा थीटा नहीं होगा तो हम थीटा को कभी बड़ा होना देते ही नहीं है। हम थीटा को हमेशा छोटे छोटे सेगमेंट्स में लेते हैं। ये भी समझ लेना, आगे एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। देखो, मान लो बॉडी यहां से यहां गई तो हम ये मानते ही नहीं है कि बॉडी डायरेक्टली गई, हम मानते हैं कि बॉडी ने पार्ट्स में फासला कवर किया। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। इससे क्या फायदा होता है कि जो हमारी आर्क लेंथ होती है वो हमेशा लीनियर डिस्प्लेसमेंट के तौर पे बिहेव करती है। देखो, ये आर्क लेंथ है, ये छोटी सी 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 आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ हमेशा क्या होती है? अलोंग द टेंजेंट। आर्क लेंथ हम छोटी छोटी आर्क लेंथ कंसीडर करते हैं। तो होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता समझो। थीटा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कब? जब थीटा का वैल्यू क्या है? स्मॉल है। व्हेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल देन इट इज ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम कभी थीटा को इकट्ठा या एक साथ कंसीडर करते ही नहीं है। हम हमेशा मान के चलते हैं कि जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है तो वो छोटे 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 सेगमेंट्स में फासला कवर कर रही है। तो उससे क्या होता है, जो आर्क लेंथ है ये भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट के तौर पे बिहेव करती है। तो जब आप आगे चलोगे मेरा बेटा, इसको हम क्या कह रहे होते हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे होते हैं। ये क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि आपने छोटा सा थीटा कंसीडर किया, उसके लिए ये स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या बन गई? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, दिस इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट। अलोंग द टेंजेंट यानी कि ऐसे टेंजेंट होगी, फिर ये वाली ऐसे टेंजेंट, ये ऐसे टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट चल रही होगी। समझ आ गई? फिर हमने सेंस ऑफ रोटेशन डिस्कस कर लिया। एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन को आप पॉजिटिव काउंट करते हो, क्लॉकवाइज वाले को आप नेगेटिव काउंट करते हो। पढ़ लिया, देख लिया। डायरेक्शन किससे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से निकालते हैं। राइट हैंड रूल में क्या है? फिंगर्स को कर्ल करना है आपने अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन। तो जो स्ट्रेच थंब है ये बताएगा थीटा का डायरेक्शन। ऐसे, जब ऐसे आ रहा होगा तो इनवर्ड, ऐसे आ रहा होगा तो आउटवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज के लिए थीटा आउटवर्ड, क्लॉकवाइज के लिए थीटा इनवर्ड। समझ आ गई? कॉपी कर लो। एक सवाल करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। सवाल के अंदर तो कोई और नाम था, मैंने अपना नाम डाल दिया वहां पे, ठीक है। कहता क्या है? बिलाल गोज राउंड अ सर्कुलर ट्रैक दैट हैज अ डायमीटर ऑफ 20 मीटर। एक कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसके इर्द गिर्द बिलाल भाई घूम रहे हैं, ठीक है। ये मान लें एक सर्कुलर ट्रैक है और मान लेते हैं कि भैया ये हमारे पास सेंटर है और बिलाल भाई साहब यहाँ पे थे स्टार्ट के अंदर ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है।
और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 मीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है, डी इज 20 मीटर। ठीक है भैया, अगर मुझे डायमीटर से रेडियस निकालना है, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है एस इक्वल्स आर थीटा, उसमें आर चाहिए, डायमीटर नहीं चाहिए, तो हमें पता है आर विल बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा भाई साहब, 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इफ ही रन्स अलोंग द ट्रैक, ऐसे ट्रैक के अलोंग भागता हुआ जा रहा है, ठीक है, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर किया, 160 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। मान लो ऐसे घूमता जा रहा है और इस किसी पॉइंट पे आ गया वो, ठीक है, यहाँ कहीं पे आ गया, इधर कहीं आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये पॉइंट भी है। तो कहता है भाई बताओ इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरा बेटा हमें पता है एस इक्वल्स आर टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। एस कितना गिवन है, 160 मीटर, आर कितना निकाला था 10, 0 से 0 चला गया, कितना आ रहा है भाई साहब 16 रेडियन, कितना आ रहा है 16 रेडियन। सेट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं इसने कितने चक्कर काटे, इसने इस ट्रैक के कितने चक्कर काटे, तो आप वो भी निकाल सकते हो यहां से। क्या मतलब सर, हमें समझ में नहीं आया। देखो समझना बात को बेटा, ये मान लो आपके पास सर्कुलर ट्रैक है, बॉडी यहां से चलना शुरू होती है, ये ए पॉइंट है। जब बॉडी ए पॉइंट से मूव करती हुई वापस ए पॉइंट पे आएगी तो कितने रेडियन होंगे, 2 पाई रेडियन। भैया एक रोटेशन में एंगल कितना होगा, 2 पाई रेडियंस। बॉडी एक और चक्कर काटती है तो अब टोटल एंगल कितना हो गया, 4 पाई रेडियन। भाई सेंटर पे एंगल 2 पाई था पहले, एक और चक्कर काटा 4 पाई, एक और काटा 6 पाई, यानी कि अगर 2 रोटेशन करी बॉडी ने तो टोटल एंगल कितना हुआ 4 पाई। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर बॉडी n रोटेशन करती है, और से सुनना, अगर बॉडी n रोटेशन करती है तो जो टोटल एंगल होगा दैट विल बी n मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। हाँ या ना, ऐसे आ रहा है ना सर। अगर बॉडी n रोटेशन करती है, एक चक्कर में 2 पाई, 2 चक्कर में 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2, 3 में 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3, तो n रोटेशन करती है तो टोटल एंगल सबटेंडेड टू द सेंटर क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है, अगर आपको नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है तो आप बोलोगे थीटा टोटल डिवाइडेड बाय 2 पाई, आ जाएगा उससे। तो यहां से आप ये भी निकाल सकते हो बिलाल भाई ने कितने चक्कर काटे। सही सर, आपने तो कहा था ए से चला बी पे रुक गया, ए से चला ऐसे मूव करता हुआ आया और किसी पॉइंट बी पे रुक गया। सर आपको कैसे पता चला कि उसने एक से ज्यादा चक्कर काटे हैं, ऐसे पता चला कि उसने कहा सर्कल का अलोंग जो डिस्टेंस कवर किया है वो 160 मीटर है, और आप देखो रेडियस कितना है 10 मीटर है। सर्कल की पूरी बाउंड्री चेक करो कितनी होगी, 2 पाई आर से आ जाएगी सर्कल की पूरी बाउंड्री, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 2 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 10, 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चे तो ये बनता है तकरीबन 6.28, 6.28 को 10 से मल्टीप्लाई करो 62.8, अंदाजन 63 कर लो। यानी कि अगर सिर्फ एक चक्कर पूरा करता तो 63 मीटर होता, फिर एक और करता फिर 63 हो गया। इसने कितना किया 160 किया। पॉइंट समझ आ रहा है। तो अगर आपने इसकी नंबर ऑफ रोटेशन निकालनी है तो कैसे निकालोगे, टोटल एंगल कितना आया 16 रेडियन, डिवाइड कर देंगे किससे मेरा बेटा 2 पाई से, आ जाएगा आपके पास आंसर। 16/2 कितना हुआ 8, और यहां आ गया पाई। 8 डिवाइडेड बाय पाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग चक्कर इसने मुकम्मल किए। यानी कि ऐसे यहां से गया एक चक्कर, फिर आया 2 चक्कर, फिर यहां कहीं पे आके रुक गया। पॉइंट समझ आ गया। ये चीज भी आगे हम जब रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, वहां पे हम इसको अच्छे से एस्टेब्लिश कर रहे होंगे और इससे हम बहुत सारे सवालात सॉल्व करेंगे। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आप लोगों ने अपने घर के अंदर घड़ी तो देखी होगी, वो जो घड़ी होती है जिसके अंदर 3-3 सुइयां होती हैं, वो देखा होगा आपने लाजमी। उसमें मेरे बेटा जो हमारे पास 3 सुई होती है उसमें से एक हमारे पास होता है आर हैंड, जो कि ये बता रहा होता है कि कितने घंटे हो गए, जिसको आप आसान ज़बान में या अपनी ज़बान में छोटी सुई भी कहते हो। छोटी सुई बचपन में जब टाइम देखना सीखते हैं ना, छोटी सुई 12 पे, बड़ी सुई 5 पे है, ठीक है, इस तरह का कुछ होता है। एक होता है मेरा बेटा आपके पास मिनट हैंड, जो मिनट हैंड होता है मेरे बच्चे इसको आप कहते हो बड़ी सुई, सही है। एक आपके पास होता है मेरा बेटा सेकंड हैंड, सेकंड हैंड जो सेकंड बताता है, जो चल रहा होता है ना टिक 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 करके चल रहा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने समझना क्या है
छोटी सी चीज़ समझनी है, इसकी एक्चुअल न्यूमेरिकल तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ आएंगे। ये मान लो हमारे पास हमारा मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है। अगर मैं यहाँ शो करूँ, यहाँ 12 होता है, फिर 1 होता है, फिर यहाँ कहीं पे जाके मान लो 2 आता है, फिर यहाँ कहीं पे जाके मान लो 3 आता है, फिर यहाँ कहीं पे 4 आता है, फिर यहाँ कहीं पे 5 आता है, इसके बिल्कुल नीचे इधर कहीं 6 आता है, फिर 7 आता है, फिर 8 आता है, फिर यहाँ कहीं पे 9 आता है, फिर यहाँ कहीं पे 10 आता है और यहाँ कहीं पे 11 आता है। ठीक है भैया, अब समझना, ये मेरा बेटा हमारे पास है मिनट हैंड। गौर से सुनिएगा, ये क्या है? मिनट हैंड। हमें पता है ये मिनट हैंड वाली जो सुई है ये पूरे 1 घंटे बाद वापस आती है, 1 घंटे में पूरा चक्कर मुकम्मल करती है, ये 60 मिनट में पूरा चक्कर मुकम्मल करती है। जब ये जो मिनट हैंड है, ये वाली सुई जो मिनट हैंड वाली है, जब ये पूरा चक्कर मुकम्मल करके यहाँ पे आएगी तो क्या मैं कह सकता हूँ टोटल एंगल जो इसने सेंटर पे सबटेंड किया वो कितना है? 360 डिग्री। हाँ या ना भैया? देखो ये मिनट हैंड है, 5 मिनट बाद यहाँ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करते करते पूरे 60 मिनट बाद वापस 12 पे आएगी। गोया के एक बात तो आपको क्लियर हो गई, अभी हम सिर्फ मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, बाकी दोनों के लिए आप ये काम कर सकते हो ऐसे ही। मिनट हैंड 60 मिनट में अपना चक्कर मुकम्मल कर रही है, एक साइकिल मुकम्मल कर रही है, और 60 मिनट में ये सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड कर रही है? 360 डिग्री। अब आप देखो ये कितने डब्बे कवर कर रही है, 12 से लेके 1 तक, इसको मैं एक डब्बा काउंट कर रहा हूं। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डब्बे कवर कर रही है। हाँ या ना? और हर डब्बे में फर्दर 5 छोटे सेगमेंट्स हैं। क्यों? देखो बेटे, यहां पे आपके पास जब सुई यहां पे आती, आप कहते हो 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट गुजर गए, 3 मिनट गुजर गए, 4 मिनट गुजर गए, और फिर इसे आप कहते हो ये पूरा 5 मिनट है। ऐसे ही होता है ना? देखो, एक छोटा डब्बा, 2, 3, 4, 5, यानी कि हर बड़े डब्बे में 5 छोटे डब्बे नजर आ रहे, हर डब्बा 1 मिनट का है। भाई ये जो 5 मिनट का एक डब्बा है, इसमें हर छोटा 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 जो है 1-1 मिनट का डब्बा है। इसका मतलब अगर ये 12 बड़े डब्बे हैं और हर डब्बे में छोटे 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 1-1 डब्बा है, 5 डब्बे हैं, तो 12 5 टोटल कितने पार्ट से घूम रही है? 60 पार्ट से घूम रही है। हाँ या ना? अरे भैया देखो, फिर देखो, ये जो मिनट वाली सुई है ये 60 मिनट में ऐसे एक चक्कर पूरा कर रही है। एक चक्कर पूरा करते हुए 5 मिनट के कितने सेगमेंट्स हैं? ऐसे कर लो, अगर डब्बा समझ में नहीं आ रहा तो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट के 12 सेगमेंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे जा रहा है। हर एक सेगमेंट में 1-1 मिनट के 5 छोटे डब्बे हैं, तो टोटल कितने हुए? 60 डब्बे हो गए। हर मिनट का एक डब्बा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, फिर 15 तक, फिर 20 तक, 25 तक। समझ आ गया? गुड। 60 डब्बे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 60 डब्बों का मतलब 60 मिनट, अगर मैं आपसे पूछूं हर मिनट में मिनट हैंड वाली सुई कितना एंगल स्वीप करती है, यह सवाल माजी में पूछा गया था। हर मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल स्वीप करता है, तो आप निकाल सकते हो। बिल्कुल, टोटल 60 मिनट में कितना कर रहा है? 360 डिग्री। 1 मिनट में निकालना है तो भाई 60 से डिवाइड कर देंगे। भाई 60 मिनट में 360 डिग्री है, 1 मिनट में निकालने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। मैंने यहां से आपको वैसे भी सिखा दिया। टोटल चक्कर में 360 डिग्री है और टोटल डब्बे कितने हैं? 60 डब्बे हैं, तो भाई 360 डिवाइड बाई 60, ये और ये चला गया, कितना आ रहा है? 60 डिग्री। आफ्टर एवरी मिनट या ड्यूरिंग एवरी मिनट, हर मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल स्वीप करता है? 6 डिग्री। यानी कि जब आपके पास स्टार्ट में मिनट हैंड यहां था और फिर मिनट हैंड, अरे भैया तुम कहां टेढ़े मेढ़े हो गए, फिर जब मिनट हैंड आपका यहां पे आ गया, इस वाले पे आ गया, तो एंगल कितना हुआ? 6 डिग्री। फिर अगले पे जाएगा 6 डिग्री, यानी कि हर दफा 6-6 डिग्री क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। पॉइंट समझ आया? और हर 5 मिनट में कितना करता है? अगर आपको बोला जाए हर 5 मिनट में कितना करता है, तो भाई मल्टीप्लाई कर दो इसको, सिंपल। 6 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि समझना ज़रा, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये 30 डिग्री के फासले पे होते हैं। यानी कि 12 से 1 पे आई सुई तो दरमियान का एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। फिर 1 से 2 पे आई, फिर 30 डिग्री। ऐसे 30 को जमा करते जाओगे तो पूरा जाते जाते क्या हो जाएगा आपका? ये 360 डिग्री। भाई एक डब्बे का 30 डिग्री है, टोटल कितने थे? 12 थे, तो 30 करते जाओगे कितना हो जाएगा? 360। 30 को 12 से मल्टीप्लाई कर तो डायरेक्टली क्या आ रहा है? 360 डिग्री। समझ आ गया? तो मिनट हैंड के 2 एमसीक्यू मैंने आपको बताया जो माजी में आए। एक, हर मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल स्वीप करता है? 6 डिग्री का। दूसरा,
हर 5 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल स्वीप करता है आपके पास 30 डिग्री का। ठीक है मेरा बेटा। लास्ट चीज हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज है मेरा बेटा? देखो अभी तक आपने पढ़ा गया था, जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है तो हम कहते हैं बॉडी क्या कर रही है, बॉडी आपके पास एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। जहन में रखिएगा बच्चे, जब भी कोई बॉडी दायरे में घूमती है तो वो किसी पॉइंट के अबाउट में घूम रही होती है, किसी पॉइंट के अबाउट में। जैसे अगर एक बॉडी यहाँ पे ऐसे घूम रही है तो ये सेंटर के अबाउट में घूम रही है। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको आप कहते हो पॉइंट ऑफ रोटेशन। क्या नाम देते हैं मेरे बेटे? इसको हम पॉइंट ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। जिसके अबाउट में घूमती है ये क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ रोटेशन। जिस प्लेन पे घूमती है, जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है जिसके ऊपर बॉडी घूम रही है, ये कहलाता है प्लेन ऑफ रोटेशन। प्लेन ऑफ रोटेशन। जैसे आपके छत पे जो पंखा लगा होता है वो ऐसे ऐसे घूम रहा होता है, वो छत के प्लेन पे घूम रहा है, छत के प्लेन पे घूम रहा है। उसका जो सेंटर पॉइंट है जो सिल्वर रंग का होता है वो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, जिसके अबाउट में ब्लेड्स मूव कर रहे हैं। सर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है समझना। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक लाइन है, हो सकता है इमेजिनरी हो सकता है टेंजेबल हो, एक्चुअल में हो। एक लाइन जो पास करती है, पहले ये 2 पॉइंट क्लियर कर लो, ये 2 पॉइंट क्लियर है। पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है? वो पॉइंट जिसके आजू बाजू में, जिसके अबाउट में बॉडी घूमेगी, दैट इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन। प्लेन ऑफ रोटेशन, जिस प्लेन पे मूवमेंट हो रही है। जैसे समझना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये मान लो मेरे पास एक फिजिक्स की किताब है बलूचिस्तान बोर्ड की, और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे इस पे से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? इसका प्लेन ऑफ रोटेशन। जिस प्लेन में रोटेशन हो रही है उसका प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है, वो प्लेन ऑफ रोटेशन है, वो 2 डायमेंशन प्लेन ऑफ रोटेशन। 2 चीजें क्लियर है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? एक लाइन जो कि पास करेगी पॉइंट ऑफ रोटेशन से। दो पॉइंट्स हैं इसके डेफिनेशन के। एक लाइन जो पास करे कहां से? पॉइंट ऑफ रोटेशन से, और परपेंडिकुलर हो प्लेन ऑफ रोटेशन के। परपेंडिकुलर किसके हो? प्लेन ऑफ रोटेशन के। वो लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। मिसाल से समझते हैं। पहले 2 पॉइंट्स क्लियर कर लो। पहला, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन है, हो सकता है इमेजिनरी हो सकता है एक्चुअल हो, जो कहां से पास करेगी? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। दूसरा पॉइंट, वो जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। चेक करो प्लेन ऑफ रोटेशन के साथ एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। ये लाइन कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक मिसाल देते हैं। घर में जो आपके छत पे सीलिंग फैन लगा हुआ है उसे देखो, वो इस तरह से लगा होगा, एक ऐसे रॉड से कनेक्ट होगा, नीचे उसके ब्लेड्स होंगे, ब्लेड्स ऐसे मूव कर रहे होंगे। ये जो रॉड है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्यों? पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। सर फिजिकली तो नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है, एक लाइन के तौर पे उसे इमेजिन कर लो, और पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है और प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। छत वाले फैन के लिए प्लेन ऑफ रोटेशन कौन है? वो छत है, तो छत के परपेंडिकुलर है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। एक और मिसाल लेते हैं। बचपन में आपने ये वाली हरकत करी होगी, एक धागा लिया, उसमें सीढ़ी ली और धागे को ऐसे ऐसे करके ऐसे खींच दिया, तो सीढ़ी खुद ब खुद घूम रही होती है। याद आ रहा है? वो मिसाल लो। वो जो धागा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्यों? सीढ़ी ऐसे ऐसे घूम रही है, कहां से पास कर रही है? सेंटर से। वो है पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट में सीढ़ी घूम रही है, और जो सीढ़ी का अपना सरफेस है वो उसका प्लेन ऑफ रोटेशन, उसके अलोंग उसका क्या है? प्लेन ऑफ रोटेशन। प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है धागा, पॉइंट ऑफ रोटेशन से पास कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन कई दफा एक्चुअल नहीं भी होता, मतलब इमेजिनरी होता है, फिजिकली मौजूद नहीं होता। जैसे अगर मेरे हाथ में फुटबॉल है, मैं फुटबॉल को ऐसे रोल करता हुआ ऊपर उछाल दूं, अब फुटबॉल ऐसे गोल गोल घूमती हुई जा रही है, तो फुटबॉल एक इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमती हुई जा रही है, एक्चुअल में नहीं है। हमें पता है अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, तो क्या अर्थ के सेंटर से कोई रॉड पास कर रही है? नहीं, एक इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन छत वाले फैन के केस में एक्चुअल में मौजूद है। अगर आपने एरोप्लेन देखा है तो एरोप्लेन के जो 2 विंग्स होते हैं, छोटा एरोप्लेन अमूमन जो होता है, उसके आगे फैन लगा हुआ होता है, ब्लेड्स होते हैं घूमने के लिए, वहां पे एक्चुअल में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिससे वो पीछे से कनेक्ट हुआ हुआ है शाफ्ट से। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था। एक्सिस ऑफ रोटेशन के 2 पॉइंट्स ध्यान में रखना। फर्स्ट, इट विल पास थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। सेकंड, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसके लिए हम थीटा का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से। कैसे? फिंगर्स को कर्ल करो अलोंग द सेंस ऑफ रोटेशन, ऐसे कर्ल कर दिया, थंब कहां आ रहा है? आउटवर्ड। अगर बॉडी क्लॉकवाइज जा रही होती, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करता, थंब कहां आता? इनवर्ड।
चाहे आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड, इस केस में क्या अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आ रहा है? भैया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होगा या ऐसे अंदर से लाइन पास कर, मान लो एक ऐसे लाइन है, एक ऐसे रॉड है जो पास कर रही है, आर पार होती जा रही है, वही एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इस घूमने वाली लाइन के लिए, हाँ या ना, इस घूमने वाली बॉडी के लिए। तो चाहे ऐसे हो तो देखो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, चाहे ऐसे घूमती बॉडी तब भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपको किताब में ये बात लिखी मिलेगी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का या एंगुलर वेलोसिटी का भी आगे पढ़ेंगे, जो डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है मेरा बेटा, ये चैप्टर जो है आगे चल के भयानक होता जाएगा, इसलिए इसकी बेसिक बनाने में बहुत मेहनत करना ताकि आपको रोटेशनल मैकेनिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैंने आपको कहा था लेक्चर के लास्ट में आपको सर्कुलर और रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो वो देख लो। सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर लाई करता है, बॉडी रोटेट करती है जिस एक्सिस के अराउंड वो बॉडी के बाहर होता है, मिसाल से समझना देखो। और रोटेशनल मोशन के अंदर वो बॉडी के अंदर लाई करता है, मिसाल से समझते हैं अभी बात, कोई परेशानी नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन लाजमी नहीं है, फिजिकल हो, जहन में रखिएगा। हमें पता है भैया ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो ऐसे न्यूक्लियस से पास कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन में से पास नहीं कर रहा। घूमने वाली बॉडी कौन है? इलेक्ट्रॉन। एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर रोटेशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा। और मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास है सोलर सिस्टम में सन, उसके सराउंडिंग में ये अर्थ घूम रहा है। घूमने वाली बॉडी कौन है? अर्थ। पॉइंट ऑफ रोटेशन सन, प्लेन ऑफ रोटेशन मान लो ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है, लेकिन वो एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ से पास नहीं कर रहा, सर्कुलर मोशन। सर तो फिर रोटेशनल मोशन क्या होता है? आपने कभी लट्टू घुमाया है? बचपन में एक बेब्लेड वाला कार्टून आता था, उसमें वो ऐसे करके लॉन्च करते थे, बेब्लेड ऐसे घूमता था, जिसको आप टॉप भी कहते हो, स्पिन टॉप। वो घूमता है ऐसे, लट्टू जो होता है वो घूमता है ऐसे। वो जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो उसके अंदर ही मौजूद है। और मिसाल लें, आपने कभी फुटबॉल को ऐसे एक उंगली पे घुमाते हुए देखा है लोगों को? वो जो फुटबॉल जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो उसके अंदर ही मौजूद है। अर्थ रोटेट करता है, एक तो अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है जो पूरे साल में चक्कर मुकम्मल होता है। वो जो आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हो ना, 31 दिसंबर की नाइट को जो गुब्बारे फाड़ते हो, लाइट करते हो, वो इसका एक चक्कर मुकम्मल होने पे होता है। ठीक है, ऐसा कोई कमाल या बरकत नहीं हुई होती, वो इसका अर्थ का सन के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा होता है तो हम पटाखे फाड़ रहे होते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन। तो और दूसरा अर्थ एक रोटेशन भी करता है जो 24 घंटे में होती है, वो अपने एक्सिस के गिर्द होती है, वो रोटेशन है, वो रोटेशनल मोशन है। समझ आ गई बात की? ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ, वो अर्थ रोटेट कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन विल लाई आउटसाइड द बॉडी, रोटेशनल मोशन जब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ लाई करता है? बॉडी के अंदर लाई करता है। पॉइंट समझ आ गया? क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? सब क्लियर है? सर्कुलर मोशन को जहन में रखिएगा, हम ऑर्बिटल मोशन भी कहते हैं, रोटेशनल मोशन को हम स्पिन मोशन भी कहते हैं। क्या डेफिनेशन है? एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई करेगा बॉडी के अंदर, दूसरे सर्कुलर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई करेगा बॉडी के बाहर। तो ये हमारा पहला चैप्टर था, पहला लेक्चर था जिसमें हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा। एंगुलर वेलोसिटी नहीं हो सका, हालांकि मैंने लेक्चर सोचा था कि इसी में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उसकी लेंथ वीडियो की ज़्यादा हो गई है। अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन साथ में मुकम्मल कर दिया जाए।